स्वागत है आप लोगों का अपनी YouTube चैनल पर। जैसे कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ को कर रहे थे, जो कि हमारे 2022 और 23 के पेपर थे। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में जितने भी सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए गए थे, उन पेपर को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। तो आज का पेपर जो है वो आपका 17 जनवरी का है और ये पेपर आपका पेपर 1 है, यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अंकों 0, 3 और 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमें यहाँ पर अगर हम लोग 0, 3 और 5 का प्रयोग करेंगे और 0 अगर पहले रखेंगे तो हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए ऐसा कोई भी हम लोग संख्या नहीं बना सकते जिसमें 0 पहले हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम लोग एक संख्या बना सकते हैं 3, 0, 5 का प्रयोग करके। फिर एक संख्या बना सकते हैं 350, फिर एक संख्या बना सकते हैं 530 और एक संख्या बना सकते हैं 503। इसके अलावा कोई भी 3 अंकों की संख्या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 0 को पहले रख देंगे तो जो संख्या है वो 2 अंकों की हो जाएगी। तो टोटल हम लोग 305, 350, 530 और 503 4 संख्या बना सकते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 10467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान का क्या मतलब होता है, जो इकाई का अंक होता है वो हमारा ऐसे ही रहता है। 7 का अगर स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर 6 की अगर बात करी जाए तो ये दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो 6 के स्थानीय मान की बात की जाए तो 6 गुणे 10 हो जाएगा और 6 गुणे 10 60 होता है। इसी तरीके से 4 के स्थानीय मान की बात करी जाए तो 4 सैकड़े पर आया, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़े का जो अंक होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 400 आ जाएगा इसका स्थानीय मान। फिर अगला नेक्स्ट है 0, 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमारा जो है स्थानीय मान 0 ही आएगा। फिलहाल यहाँ पर ये 1000वें स्थान पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और लास्ट में हमारा 1 है, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 है, तो हम लोग यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका स्थानीय मान आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो सबसे बड़ा स्थानीय मान आया है, एक 7 आया है, एक 60 आया है, एक 400 आया है, एक 0 आया है और एक 10,000 आया है। और पूछ रहा था किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है, तो जो संख्या 1 है उसका अधिकतम स्थानीय मान है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग सिंपली जो इकाई का अंक है वो ऐसे ही रहेगा, दहाई में 10 से गुणा, 100 सैकड़े में 100 से गुणा, 1000 में 1000 से और 10,000 में 10,000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आराम से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। साफ साफ हमें यहाँ पर दिख रहा था कि जो सबसे ज़्यादा स्थानीय मान आएगा वो 1 का आएगा, इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया, यानी टोटल जो दूध की मात्रा है वो 20 लीटर है। प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध प्राप्त हुआ, तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो अगर हम लोग मान लें x थी विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध मिल रहा है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दूध की मात्रा आ जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है 20। तो हमने मान लिया विद्यार्थियों की संख्या x है, प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध मिल रहा है, तो टोटल दूध जो है वो हमें प्राप्त हो जा रहा है 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 × 4, तो आ जाएगा x बराबर 80, यानी विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 80 है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग तो सबसे पहले स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या मान लेंगे, फिर विद्यार्थियों की संख्या जो हमारी x है, प्रत्येक को 1/4 मिल रहा है, यानी टोटल जो दूध है x/4 जा रहा है। अब टोटल दूध की मात्रा में क्वेश्चन में भी दे रखी है कितनी, 20, तो x/4 बराबर 20 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 80 हो गई, यानी जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या है वो 80 है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है। तो लास्ट जो 13 जनवरी का पेपर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 51 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं के युग्म। तो एक सबसे पहली जो अगर हम लोग अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, फिर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, अगली अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगली 17। इसी तरीके से हमारी जो अभाज्य संख्या है सारी अभाज्य संख्याओं को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या 29 होती है, 29 फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। फिर हम लोगों ने बात की थी जो अभाज्य संख्या लिखने के बाद हम लोग युग्म देखते हैं। युग्म का मतलब है एक अभाज्य संख्या आए, उसके बाद में एक संख्या का गैप, फिर अगली अभाज्य संख्या आ जाए। जैसे कि 3 और 5 के में 1 का गैप है और अगली अभाज्य संख्या मिल गई।
इसी तरीके से 5 और 7, तो 2 हमें यहाँ से मिल गई। फिर 11 और 13 एक ये हमें मिल गई। फिर 17 और 19 एक ये हमें अभाज्य संख्या मिल गई। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं 29 और 31 एक हमको ये अभाज्य संख्या मिल गई, और एक हमको ये अभाज्य संख्या मिल गई 41 और 43। इस तरीके से 1 2 ये 3 4 और ये 5 और ये हमारा 6, तो टोटल जो अभाज्य युग्म प्राप्त हुए वो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य युग्म की जो 1 से 50 के बीच में अभाज्य युग्म है उनकी संख्या हमारी 6 है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या लिख लेंगे, फिर अभाज्य संख्या में अभाज्य युग्म जो हम लोग देखेंगे तो एक गैप करके आना चाहिए। जैसे 3 है फिर 5 है, बीच में एक संख्या का गैप है, लगातार हमारी 2 अभाज्य संख्या हमको मिली। इसी तरीके से 5 7 में मिली, 11 13 में मिली, 17 19 में मिली, 29 31 में मिली और 41 43 में मिली। तो 1 और 50 के बीच में अभाज्य युग्म की संख्या जो है वो 6 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल है। तो उचित भिन्न कौन सी होती है, यहाँ पर उचित भिन्न को सबसे पहले हम लोग समझ लें। तो उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनका अंश जो है हर से कम होता है। हम लोग अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अंश अगर कम है और अंश से ज़्यादा है हर, यानी कि हम लोग लिख दें हर ज़्यादा है, तो ये हमारी हो जाएंगी उचित भिन्न। फिर अगर हम लोग बात करें विषम भिन्न, तो विषम भिन्न को हम लोग समझ लेते हैं। तो विषम भिन्न हमारी होती हैं जिसमें अंश हमारा बड़ा हो और हर छोटा हो। तो अंश बड़ा और हर छोटा, यानी दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जो हमारी उचित भिन्न होती है उसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, और विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो अब अगर इन दोनों का गुणनफल किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग मान ले एक संख्या हमारी उचित भिन्न में हम लोग अंश कम है, यानी कि हम लोग एक संख्या मान ले 2, फिर हर ज़्यादा है एक संख्या हम लोग मान ले 3। फिर इसी तरीके से विषम भिन्न की अगर बात की जाए अंश बड़ा, तो अंश अगर बड़ा है तो हम लोग यहाँ पर संख्या मान लेते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पे 3 मान लिया, सॉरी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 4 और 3, तो ये हमारी एक जो है विषम भिन्न हो गई और ये एक हमारी उचित भिन्न हो गई। अब इनका गुणनफल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8/9। तो जब हमें 8/9 मिला तो अब इसमें से हमसे पूछ रहा है उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है या उचित भिन्न। तो इस तरीके से अब हम लोगों को जो भी ऑप्शन है उनको हमें देखना है। तो 2/3 को अगर हमें समझना हो तो 0.66 होता है। 3/4 को अगर हम लोग समझेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 3 एकम 3, और इसके अलावा 1.33 करके आएगा। फिर 9/8 को अगर हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो हम लोग दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 8 72, तो ये हमारा 0.8 के समथिंग आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0.8 हो जाएगी, यानी कि जो हमें इनके गुणनफल करने पे जो भिन्न मिल रही है वो हमारी उचित भिन्न से तो बड़ी है, परंतु जो हमारी विषम भिन्न है उससे छोटी है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उचित भिन्न से बड़ा परंतु विषम भिन्न से छोटा होता है। तो एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से बड़ा होगा और विषम भिन्न से छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको जरूरी चीज़ है उचित भिन्न समझना। उचित भिन्न होती है जिसमें अंश जो है छोटा हो और हर बड़ा हो। विषम भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। एक हमने भिन्न मान ली 2/3 है, एक हमने मान ली 4/3। आप लोग चाहें तो 3/2 भी मान सकते हैं। तो 2/3 और 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारी एक आ जाएगा आंसर 1। तो 2/3 का मतलब 0.66 और 1 का मतलब 1 और 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5। अब जो हमारे अगर हम लोग 2/3 और 3/2 को लेंगे तो भी हमारी उचित भिन्न से बड़ी है और विषम भिन्न से छोटा है, क्योंकि 1 आएगा, 1 जो है 0.66 से बड़ा है यानी उचित भिन्न से बड़ा है, और 1.5 से छोटा है यानी कि विषम भिन्न से छोटा है। तो जब भी उचित भिन्न और विषम भिन्न का गुणनफल किया जाएगा तो उचित भिन्न से बड़ी संख्या प्राप्त होगी और विषम भिन्न से छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल। तो अधिकतम संख्या है 4 अंकों की यानी कि 4 बार 9, न्यूनतम संख्या 4 अंकों की यानी कि 3 0 और 1 लगाने के बाद 3 0। अब इनका योगफल, तो योगफल निकालेंगे तो 999 और 9 और 1 10। सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 9 9 9 ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 5 अंकों की, 6 अंकों की, जितने अंकों की कही जाएगी तो 9 को उतनी बार लिख दिया जाएगा, और न्यूनतम संख्या में 1 लगाएंगे और 1 अंक कम करके उतने 0 लगा देंगे। जैसे 4 अंकों की न्यूनतम संख्या लिखनी थी तो 1 लिखा, फिर 4 में से 1 माइनस किया, 3 बचा तो 3 0 आगे ऐड कर दिए, पर दोनों का योगफल पूछ रहा था इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। सिंपली हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या क्या है।
तो मान लिया हमारा एक ये बिंदु है, फिर इससे हम एक ऐसे रेखा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे कितनी भी रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी भी दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपरिमित रूप से अनेक। तो कोई भी अगर बिंदु दिया गया है उससे खींची जा सकने वाली अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होंगी। अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो उनसे केवल एक रेखा खींची जाएगी। अगर एक बिंदु दिया गया है तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट, एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का जो आकार होता है कुछ इस तरीके से होता है, सारी भुजाएं घन के बराबर होती हैं। वर्ग की बात की जाए तो वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस फलक को लेते हैं, इतने पार्ट को, तो ये आपको दिख रहा होगा वर्गाकार है। फिर पीछे वाले अगर फलक की बात की जाए इसकी, तो ये भी हमें वर्गाकार मिलेगा। जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं यानी कि हमें जो घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और घन की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इस क्वेश्चन का सिंपली आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से भी समझ में आ रहा होगा, जो फलक हैं जितने भी वो सारे एक वर्ग के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 समकोण बराबर है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे साधारण बिंदु में। 3 दूनी 6, 2 8/3। अब 8/3 समकोण यानी कि 90 से गुणा करना है। समकोण कह रहा है इसलिए 90 से गुणा किया। रिजकोण कहता है 180 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा हो गया 8 या 24 240 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समकोण बताना था, साधारण बिंदु में चेंज किया। साधारण बिंदु में चेंज करने का तरीका 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 और 6 में 2 ऐड किया तो 8 हो गया। 8/3 अब समकोण पूछ रहा था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है 8/3 गुणे 90 कर दिया। 90 करने पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया 240 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूटर ने पहले माह 67 किलोमीटर 8 HM और 4 DM की दूरी तय की। तो 67 किलोमीटर है, 8 HM है और 4 DAM है। और इसी तरीके से बात की जाए तो ये 48 किलोमीटर है और यहाँ पे 8 DAM है। तो DAM के नीचे हम लोग लिख देंगे 8 DAM और 7 M है। अब कह रहा है पहले माह में उसने इतनी दूरी तय की, ये वाली। दूसरे माह में उसने ये दूरी तय की। दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी अधिक दूरी तय की। तो जब भी हमसे अधिक पूछा जाएगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमारा केवल किलोमीटर से किलोमीटर माइनस होगा, क्योंकि HM भी हमारा चेंज करना पड़ेगा, HM नहीं दिया है और ये हमारा माइनस नहीं हो सकता सीधे सीधे, और ये हमारा मीटर में है। तो जितना हमारा माइनस हो सकता है उतना हम लोग सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। तो 17 में से 8 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 19 किलोमीटर। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 19 किलोमीटर से आएगा। इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो HM का मतलब है 1 हेक्टामीटर है, 1 हेक्टामीटर। तो 1 हेक्टामीटर में होते हैं 100 मीटर। तो जब 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं तो 8 HM की बात की जाए तो 8 HM में कितने हो जाएंगे 800 मीटर। फिर 4 DAM, 1 DAM का मतलब है डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर में होता है 10 मीटर। तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो 4 डेकामीटर में हो जाएगा हमारा 40 मीटर। यानी कि ऊपर हमारा ये 800 मीटर हुआ, ये 40 मीटर हुआ। तो टोटल हमारा ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो 840 मीटर हो गया। नीचे की बात की जाए तो ये 8 DAM है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो 1 DAM में होता है 10 मीटर, 8 DAM में हो जाएगा 80 मीटर और ये 7 मीटर हमारा पहले से ही है। तो 80 + 7 हमारा हो जाएगा 87 मीटर। तो ऊपर हमारा बना 840 मीटर, नीचे हमारा बना 87 मीटर। अब हमारे मात्रक सेम हो गए, यानी कि अब हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो 840 में से हम लोग 87 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 13 में से 8 गया 5 और 753। तो अब हमारा 753 मीटर आ गया। तो सीधे हम लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा है 753। अगर हम लोग इसको और चेंज करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 700 + 50 + 3। तो 3 मीटर तो हमारा साफ साफ दिख गया। अब 50 मीटर को हम लोग चेंज कर देंगे DAM में। अगर 1 डेकामीटर में 10 मीटर है तो 1 मीटर में 1/10 हो जाएगा। तो 50 में 5 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। और 700 में हमारा 1 में अगर 100 है तो 700 में हमारा 7 आ जाएगा। यानी 19 7 5 3 आ जाएगा। बाकी 753 आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट आप 7 5 3 भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा किलोमीटर से किलोमीटर माइनस हो रहा था, हमने उसको सीधे सीधे माइनस कर लिया। फिर 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होता है। तो 8 हेक्टामीटर में हमारे 800 मीटर हो गए।
फिर हमारे 4 डेकामीटर में हमने निकाले, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो 4 डेकामीटर में 40 मीटर, तो 800 और 40 मिलके 840 मीटर बन गया। फिर इसी तरीके से 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो 8 डेकामीटर में 80 मीटर हो गया, 80 और 7 मिलके 87 मीटर हो गया। अब हमने माइनस कर दिया, माइनस करने में 753 मीटर आ गया, तो सीधा सीधा हम लोगों को यहाँ पर 753 दिख रहा है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको तोड़ के 750 और 3 मीटर से भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सर्वसम वर्गों का क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो 4 सर्वसम वर्ग हैं और इनका जो क्षेत्रफल है 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है, यानी 4 जो हमारे जो सर्वसंग है, और एक अगर हम लोग बात करें, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 है एक जैसे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 256। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 छंग 24 बचा 1, 4 चक्कू 16, तो a स्क्वायर बराबर 64, तो a बराबर हो जाएगा √64, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 यूनिट या 8 इकाई। जब हमें a यानी कि वर्ग की भुजा पता चल गई तो हमसे प्रत्येक वर्ग का परिमाप पूछा है। तो वर्ग के परिमाप की बात की जाए तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × a, तो 4 × a की वैल्यू है 8, तो 8 चक्कू 32 इकाई या 32 यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर हो जाएगा 32 यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 सर्वसम वर्गों को क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, इसलिए 4 वर्गों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 256 के बराबर हो जाएगी, तो a स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा। a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब वर्ग का परिमाप पूछा तो सिंपली वर्ग के परिमाप का फार्मूला 4a, अब 4 गुणे भुजा होता है तो 4 गुणे 8, 8 चौको 32 यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है पैटर्न में अगला कथन क्या होगा। तो 1 + 3 फिर 3 + 6, तो हमने देखा ये 3 यहाँ पर आ गया, फिर ये 6 + 10 ये वाला 6 यहाँ पर आ गया, फिर ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक तो हमें संख्या पता चल गई, ये 10 होगी पहली वाली, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, तो यहाँ पर 5 का गैप होगा और ये हमारा 15 हो जाएगा, और 15 10 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, 1 + 2 था, सॉरी 1 + 3 था, फिर ये वाला 3 जो है यहाँ पर आ गया, 3 + 6 हो गया, फिर ये वाला 6 यहाँ पर आ गया, 6 + 10 हो गया, फिर ये वाला 10 यहाँ पर आ जाएगा, और बीच में यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, तो यहाँ पर 5 का अंतर हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, और 15 और 10 25 होता है, यानी कि 10 15 25 ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान चिन्ह निरूपण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षणों को सही रूप से निरूपित करता है। तो इसमें हमें मिलान चिन्ह के निरूपण में लिखना है। तो अगर हम लोगों को 1 लिखना है तो इस टाइप से लिखा जाता है, 2 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, 3 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, 4 लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर 5 लिखना है तो हम लोग ऐसे 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 डंडे बनाएंगे और उसके बाद हम लोग ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको 9 लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारा 9 लिखना है तो 5 हमारे लिख गए, 6 7 8 9, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 10 लिखना होता तो हम लोग इसको क्रॉस कर देते, फिर 11 लिखना होता तो 10 और 10, फिर हम लोग ऐसे शुरू करते। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है, 1 2 3 4 और 5 लिखने का तरीका ये है। तो 9 को हम लोगों को 5 + 4 के क्रम में लिखना पड़ेगा, तो 5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 4 के लिए 4 डंडे, यानी 5 और 4, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए, 2 + 4 + 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब माध्य का मतलब होता है, अगर हम लोग माध्य की बात करें, माध्य का मतलब होता है टोटल, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या तो हमें पता है 10, टोटल हमें निकालना होगा, यानी कि इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको जो है एक एक करके ऐड भी कर सकते हैं, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42 4 46 10 56 6 62 10 72 इस टाइप से। या फिर इसका एक और फार्मूला होता है, जब भी हमारे बीच का जो अंतर समान है, यहाँ पर 2 का अंतर है,
यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, तो हम लोगों को एक फार्मूला होता है सम निकालने का, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये फार्मूला तब यूज होता है जब हमें पहला पद पता हो, अंतिम पद पता हो और बीच का जो अंतर है वो समान हो। जैसे यहाँ हर जगह 2 का है या 3 का हो या 4 का हो, कोई भी हो, तो हम लोग इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो पदों की संख्या 10 हमें पता है, 10/2, पहला पद 2 है, अंतिम पद हमारा 20 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 22। तो ये 5 गुणे 22 आ गया हमारा पदों का योग। तो अब टोटल हमारा हो गया 5 गुणे 22 बटे पदों की संख्या हमारी थी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा 11। तो जो माध्य आ गया वो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का कह रहा था, तो 10 सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। चाहे आप इसको डायरेक्ट जोड़ दें या फिर इस फार्मूले का यूज कर लें, s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जहां a प्रथम पद, l अंतिम पद और n पदों की संख्या है। तो इससे हमारा पदों का योग आ गया 5 गुणे 122। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि पदों की संख्या 10 थी, तो 5 गुणे 22 बटे 10, तो 11 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो पेपर था हमारा 17 जनवरी का पेपर 1 था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।